प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। भाई इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि भाई आपको बताना है कि वो सत्य है या असत्य है। जैसे पहला लिखा हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यानी इस कथन को बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। ठीक है, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्या होती है वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय को मिलाने पे ही क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर है। दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का होता है, जहां m यानी रूट m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब संख्या रेखा क्या होती है, ध्यान दीजिए। यदि ऐसे मान लेते हैं, हम एक संख्या रेखा खींच देते हैं भाई, तो 0 होगा और दाहिने तरफ प्लस में होगा 1 2 3 4 ऐसे होगा, बाएं तरफ माइनस में होगा। यानी संख्या रेखा पे हम क्या कर सकते हैं, प्लस में भी दर्शा सकते हैं और माइनस में भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा, यह जो कथन है, यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जा सकती हैं। यानी जितने भी वास्तविक संख्या होगी सभी को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है जो यह दर्शाती है कि √1 √2 √3 √4 और अनंत तक बिंदु ई संख्या रेखा पर स्थित है तथा अन्य बिंदु संख्या रेखा पर स्थित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी संख्या रेखा पर क्या है, स्थित है। अतः संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m द्वारा, यानी संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता भाई, जबकि m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ऐसे यही चीज है भाई, यदि √1 है तो इसको तो हम निरूपित कर सकते हैं, लेकिन यदि √-4 है या √-3 है तो इसको हम निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि रूट में क्या दिया है, प्लस में दिया है, लेकिन हमारा जो आ रहा है -m भी क्या हो रहा है, ये निरूपित हो रहा है। तो इस तरह ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्लियर है। अगला ऑप्शन है कि आपको बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है भाई, वास्तविक संख्या क्या होती है, हम बताएं आपको। वास्तविक संख्या अपरिमेय के साथ
अपरिमेय के साथ परिमेय भी होता है ना, इसलिए यह कथन असत्य है। केवल वास्तविक संख्या में केवल परिमेय नहीं होता है या अपरिमेय नहीं होता, दोनों को मिला के बनता है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, कह रहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। तो भाई ध्यान दीजिए, जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर इसका क्या होगा, यही आंसर होगा नहीं। ठीक है, यानी सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी आंसर हुआ आपका नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आगे लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे हम 4 का ले लें, 9, 16, 25, 36 आदि धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी यदि हम इनका वर्गमूल निकालें, ध्यान दीजिए, यदि हम वर्गमूल निकालें √4 का तो क्या होगा, 2 होगा, जो एक परिमेय संख्या है। से √9 का निकाल लें तो भी क्या होगा, 3, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम 25 का निकाल लिए रूट में, 5 होगा, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसलिए इसका जवाब होगा नहीं। क्लियर। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यानी हमको दिखाना है कि संख्या रेखा पर हम √5 को कैसे निरूपित करेंगे। इसका देखिए सॉल्व, यानी आंसर देखिए। तो भाई हम 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ना, यानी एक हम इस प्रकार एक रेखा खींच देंगे, वही यानी एक संख्या रेखा खींचते हैं, मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, इधर प्लस में होगा, इधर माइनस में। ठीक है, यानी एक संख्या रेखा खींच दिया। तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी लंब आधार, लंब को हम एक इकाई मान लेंगे और इस बिंदु को यानी 0 को हम
वो मान लेते हैं और इसको 0.2 को इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए से हम लंब रेखा खींचेंगे, यानी ऐसे हम लंब रेखा खींच दिए, यानी 90 अंश के बनाते हुए रेखा खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद यानी यहाँ से एक इकाई दूरी लेके काट देंगे, यानी बिंदु बी प्राप्त हो जाएगा। ओ और बी को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ओ और बी को मिला देंगे, तो लिखेंगे यहाँ सर्वप्रथम एक संख्या रेखा खींचिए संख्या रेखा पर ओ से ओ ए बराबर 2 मात्रक तथा ए बी बराबर 1 मात्रक दूरी लेकर समकोण त्रिभुज ओ ए बी की रचना कीजिए। ठीक है, यानी हमने क्या किया, ओ ए बराबर 2 मात्रक और ए बी बराबर 1 मात्रक लेके एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी की क्या किया, रचना कर दिए। ठीक है, अब यदि पाइथागोरस प्रमेय से आप ध्यान देंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ध्यान देंगे तो भाई इसको हमने 2 मात्रक मान लिया था, इसको 1 मात्रक मान लिया, तो लंब होगा या आधार होगा, यानी ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात आ गया 2 + 1 यानी √5, यानी जो इसकी वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, √5 आ गई। ठीक है, अब हम प्रकार में क्या करेंगे, यह दूरी माप लेते हैं। ठीक है, ऐसे चाप काटेंगे, यानी यह दूरी माप के ऐसे एक चाप काटेंगे, तो हमें यहाँ बिंदु सी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी अब लिखेंगे आगे प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का चाप लगाया, जो संख्या रेखा को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यानी जो हमने चाप लगा वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी बराबर होगा √5, या कह सकते हैं 2.236 लगभग ये आएगा। ठीक है, अतः
बिंदु C संख्या रेखा पर √5 को व्यक्त करता है। क्लियर है? ठीक है। अब आगे अगला प्रश्न है, कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। ठीक है, यानी हमें एक वर्गमूल सर्पिल टाइप की रचना करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कागज़ की शीट लेंगे। जैसे ये कागज़ की हमने शीट ले लिया, इस पर सर्वप्रथम एक बिंदु क्या करेंगे, एक रफ टाइप का हम बना दे रहे हैं। ठीक, कागज़ की शीट ले लीजिए और इस पे हम एक बिंदु मान लिए ओ है, बिंदु क्या किए, ओ ले लिए। ठीक है, इस पर सर्वप्रथम एक बिंदु ओ लिया और एक लंबाई यानी एकांक लंबाई का एक रेखाखंड OP1 मान लेते हैं, ऐसे खींच दिया। ठीक है, OP1, अब इसकी लंबाई कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 90 अंश का हम कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, यानी 90 डिग्री का ऐसे। ठीक, इसको मान लेंगे P2, ये भी लंबाई एक मात्रक मान लेंगे और हम इसको मिला देंगे ऐसे। ठीक है, पुनः P2 से एकांक लंबाई की यानी P2 P3 खींच देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 90 अंश का बनाएंगे, यहाँ से भी कितने अंश का बनाएंगे, 90 अंश का बनाएंगे और इसको मिला देंगे। तो भाई यह इसके अनुसार कर्ण होगा तो यह √2 हो जाएगा, यह कर्ण होगा तो यह √3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से 90 अंश का बनाएंगे तो P4 मिलेगा और इसको हम क्या किए, मिला दिए। अभी 90 अंश का होगा तो यानी √4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से 90 अंश का बनाएंगे और इसको मिला दिया, यानी ये P5 होगा तो ये आपको मिल जाएगा √5। ठीक है, तो यह जो हमें आकृति प्राप्त हुई ये क्या कहलाएगा, एक वर्गमूल सर्पिल प्राप्त होगा। यानी क्या होगा, वर्गमूल सर्पिल होगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए बता दे रहे हैं। भाई क्या कीजिएगा, पहले सबसे पहले हमने क्या करेंगे, कागज़ की एक शीट लेंगे और इस पर एक बिंदु ओ लिया और एकांक लंबाई का यानी एक लंबाई का एकांक लंबाई का यानी एक मात्रक की लंबाई का OP1 खींचा, बिंदु P1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींच लिया। ठीक है, उसके बाद OP2 को मिला दिया, फिर OP2 जो हमें प्राप्त होगा और √2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार P2 पर भी एक लंब रेखाखंड खींचा, P2 P3 और हमें OP3 को मिला दिया और √3 प्राप्त हुआ। ठीक, इस प्रकार जो हमें सर्पिल बनेगा वो सर्पिल क्या होगा, एक वर्गमूल सर्पिल होगा।